नमस्कार दोस्तों, 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पब्लिक मीटिंग में अनाउंस करते हैं कि हमारे देश को अगले कम से कम एक साल के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स को स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें ऑयल और पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम करनी है और पेट्रोल जो है उसकी जगह पर ईवी को बढ़ावा देना है। साथ में गोल्ड की जो इंपोर्ट हम करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा भैया सोना खरीदना कम करो, साल भर के लिए पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हो तो कर दो। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स, वो शौक भी छोड़ना होगा। कुल मिला के बात यह है, नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या एक ये लंबे समय के लॉकडाउन की तरफ इशारा है, जिसे हम फाइनेंशियल लॉकडाउन कह सकते हैं? पहले कोरोना लॉकडाउन था, लेकिन क्या फाइनेंशियल लॉकडाउन, क्या ये सच है या फिर इसको बढ़ा चढ़ा करके चारों तरफ लोग न्यूज की तरह से फैलाए जा रहे हैं, जो कि सच में एक अफवाह हो सकती है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर अगले कुछ महीनों में बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, और आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की बातों में क्या संदेश छुपा हुआ है। क्या 10 मई को जो उन्होंने कहा वो इंपॉर्टेंट था या फिर रूटीन टॉक? दोस्तों, अगर रूटीन टॉक होती तो वो 11 मई को यानी अगले ही दिन वो सेम चीज क्यों रिपीट करते? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीरियस है। अब वो क्या सीरियस है, और इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों आपको कौन सी चीजों को बहुत सतर्कता से ऑब्जर्व करना चाहिए, चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। दिस इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंसाइटफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों आपको वो चारों तरफ के शोर शराबे में कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा और आपके लिए क्या संदेश है। लेट्स बिगिन। तो यहां दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ट्रेवल की जो इंटरनेशनल ट्रिप्स होती है उनको कंट्रोल किया जाए और ऑयल पर डिपेंडेंस कम की जाए। साथ में जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह है उन पर भी कंट्रोल किया जाए। मोदी जी ने कहा ये 10 मई को, लेकिन अब बात यह है कि उसका एक कारण क्या है। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों ऑयल का जो ब्रेंट क्रूड है उसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये जो 28 फरवरी से पहले की स्थिति थी, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था ईरान और यूएस के बीच में, तब दोस्तों ये चल रहा था 60 से 70 डॉलर के आसपास। ये देख रहे हैं आप, 60 to 70 डॉलर्स, और ये लंबे समय तक इसी रेंज में चलता आया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ये बढ़ते बढ़ते 70-80 होते होते ये लास्ट में 120 तक को टच कर गया। अभी भी ये 100 से 110 के बीच में लगभग चलता जा रहा है। अब आप ये बताइए कि जहां पर आपका पेट्रोल जो है वो पहले, आज से 2 महीने पहले 100 रुपए के आसपास में था, अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है 100 रुपए पर लीटर, और अभी भी वही है। तो 2 मंथ्स में दोस्तों इंपोर्ट बिल जो है वो पहले 60 की जगह 120 हुआ। यानी कि अगर आपका पेट्रोल जो था वो 100 रुपए था तो क्या ये 200 रुपए हो जाना चाहिए था? टेक्निकली तो हो जाना चाहिए था कि जब आप पहले 60 डॉलर्स का खरीद रहे थे, अब ये आप 120 डॉलर के आसपास में खरीद रहे हैं, तो 2x प्राइस हो गई, तो पेट्रोल की कीमत जो है वो भी 200 रुपए पर लीटर हो जानी चाहिए थी। और बहुत सारे देशों में 30, 40, 50% तो बढ़ा ही बढ़ा है, तो हमारा भी लगभग 150 रुपीज पर लीटर के आसपास पेट्रोल हो जाना चाहिए था। पर अभी भी हम लोग सेम पेट्रोल प्राइस को लेकर के चल रहे हैं पिछले काफी दिनों से। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है तो क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को, पहली बात तो गवर्नमेंट ने बढ़ाए क्यों नहीं दाम? वो इसलिए नहीं बढ़ाए दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट के पास में करीब 2 मंथ्स का एक ऑयल का रिजर्व था। और वो क्यों था? क्योंकि हमने उसको स्टार्ट से ही हमें पता था ऐसी स्थिति होगी, और गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिवली इस चीज को मॉनिटर कर रही थी, इसलिए उन्होंने पहले से ऑयल इंपोर्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अभी भी रिजर्व्स हैं और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पैनिक वाली कंडीशन नहीं है, चाहे वो ऑटो एलपीजी या नॉर्मल एलपीजी हो या फिर पेट्रोल और डीजल हो। गवर्नमेंट कह रही है अभी भी हमारे पास में कुशन है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर बात यह दोस्तों, कब तक? तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिखें। हो सकता है वो बढ़ोतरी 5% हो, 20% हो, 30% हो, कोई नहीं कह सकता, पर यह संभावना काफी हद तक है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कुशन है, जो अपनी सेविंग से उन्होंने ऐसा किया है, वो कब तक कर पाएंगे। तो आपको पहली नजर जो रखनी है दोस्तों, वो रखनी है आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड की प्राइसिंग पर। और प्लीज
इसमें आप ट्रेडिंग की रिस्क ना लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अभी भी अनस्टेबल है और वॉर के हिसाब से फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी बात पे। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने कहा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, और उसका कारण यही है कि हमारा पेट्रोल ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो। साथ में जो फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स करने लोग जाते हैं, विदेशों में शादियां करने, ऐशो आराम, वो कह रहे हैं वो सब छोड़ो और देश में ही पैसा रखो अपना, यहां ही शादियों के लिए बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस है। साथ में ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, लेकिन इनका मतलब क्या है वो अपन बात करते हैं। उन्होंने ईवी को बढ़ाने के लिए भी कहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मोदी जी की बात कितनी सीरियस है और क्या फाइनेंशियल लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। तो दोस्तों इसका क्लैरिफिकेशन है कि इसके चांसेस बहुत कम है, नगण्य है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी आ गई है। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पुरी साहब। पुरी कौन है जी? पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब। ये क्या कर रहे हैं? हरदीप पुरी साहब जो है वो है यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, और उनको सबसे ज्यादा क्लैरिटी पता है। क्या कह रहे हैं? इट्स नॉट लाइक अ लॉकडाउन इज गोइंग टू टेक प्लेस टुमारो। कल नहीं लग रहा है लॉकडाउन। अभी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे मेरे मित्रों को तो मैंने देखा है, मतलब सारे ही मेरे मित्र हैं, जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया तो अगले ही दिन पेट्रोल पंप पे धमाधम लाइंस लग गई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो पेट्रोल पंप पे आपने लाइन लगवा करके अपने पेट्रोल का टैंक को फुल करवा लिया, ठीक है, अब जिंदगी भर चल जाएगा क्या वो पेट्रोल? या फिर वो अगर लॉकडाउन लगा तो क्या पूरे लॉकडाउन तक आपका वो पेट्रोल चल जाएगा क्या? और अगर आपने 1 लीटर पे 10-20 रुपए बचा लिए तो भी ज्यादा 30-40 लीटर आप लोगे तो 300-400 रुपए बचा भी लिए, तो उसके लिए इतना पैनिक करने की क्या जरूरत है? पॉइंट ये है दोस्तों कि पुरी साहब कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से पेट्रोल को यूज करना है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखें तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए दोस्तों, और वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना अब पता होना चाहिए कि क्या फाइनेंशियल लॉकडाउन एक सच्चाई है या ये फालतू की बकवास है जो इधर उधर यूट्यूबर्स ने और दुनिया भर के लोगों ने चला रखी है। चलिए जरा देखते हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये इस पे नजर डालते हैं। पहला पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए सिचुएशन ये है कि ऑयल जो है उसकी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं अपने आप को। तो यहां पर ऑयल इंडिया, ये जो है ईरान यूएस, इनकी जो टेंशन है वो चल रही है और 100 रुपीज से क्रॉस कर गया है, डॉलर से क्रॉस कर गया है ये ऑयल। हॉर्मुज में जो डिसरप्शन है वहां पर से एलएनजी एलपीजी वो साले आनी बंद हो गई है। साथ में इंडिया 85% गलत लिखा हुआ है, 90% है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस से क्या होगा? इससे रुपी जो है वो वीक होगा, क्योंकि हमारा पैसा ज्यादा खर्च होगा बाहर से डॉलर के टर्म्स में ऑयल लाने में। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फिस्कल की डेफिसिट बढ़ सकती है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमारे पास में 11 महीने का खर्चा चलाने लायक डॉलर्स पड़े हुए हैं आरबीआई के पास में, लेकिन वो अगर ज्यादा बिल चुकाना पड़ा तो 11 महीने घट करके 9 महीने 8 महीने उससे कम भी हो सकता है। तो इंडिया इज नॉट फेसिंग मीनिंग क्या है? इंडिया इज नॉट फेसिंग अ क्राइसिस येट, अभी क्राइसिस नहीं है, बट गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग सिटीजन्स अर्ली। बट मोदी जी आपको आगाह करना चाहते हैं कि भाई आप तैयार रहो ताकि एकदम से अगर कोई चेंजेस आए तो आप घबराओ नहीं। मोदी जी ने क्या अपील करी है ये भी जरा देख लेते हैं। तो पहला वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करो, सही है। ईवी को बढ़ाओ, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है खासतौर पे जैसे एथर वाले और ये आपके ओला वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको बढ़ाओ। रिवाइव वर्क फ्रॉम होम कल्चर, उसका भी कारण है कि भाई जहां जहां हो सकता है कर लो। फॉरेन ट्रेवल 1 साल के लिए टाल दो। कुकिंग ऑयल का जो आपका बिल है उसको भी कम करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और साथ में जो गोल्ड परचेज है उसको भी रिड्यूस कर देना चाहिए, और उसके लिए भी कह रहे हैं टेम्परेली आप रिड्यूस कर दो। साथ में वोकल फॉर लोकल, यानी जो भी खरीदे हम हमारे देश में, जो भी लिस्ट हम खाने के सामान की जब बनाते हैं मंथली ग्रोसरी के लिए, तो उसमें देखें कि हमारे देश में कौन सी चीज बनती है उस पर फोकस करें, ना कि हम विदेशी चीजों को लगातार आंखें बंद करके खरीदें। इन सब का मीनिंग क्या है? इन सब का मीनिंग है कि फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा को बचाना है। दूसरा क्या है? ऑयल पर डिपेंडेंस कम करनी है, इंपोर्ट पर, और इंडिया को ग्लोबल शॉक्स से बचाना है। ग्लोबल शॉक्स मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में, मान लीजिए परमाणु युद्ध छिड़ गया है तो हमारे देश की इकोनॉमी अगर बाहर डिपेंडेंट नहीं करेगी तो हमें फायदा होगा उससे।
मतलब हम उस नुकसान से बच जाएंगे। दिस इज मोर अबाउट इकोनॉमिक रेजिलियंस देन ऑस्टेरिटी। अब हालांकि मैंने शुरू में आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स बोला था, पर उन्होंने ऑस्टेरिटी का मतलब होता है साधु संत जैसे, वैसे मेजर नहीं लेने, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना चाहते हैं मोदी जी, ये उनके कहने का मतलब है। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऐसे सेक्टर्स पे जैसे एयरलाइंस हो गई, क्योंकि उनका पूरा रॉ मटेरियल ऑयल पेट्रोल पर डिपेंडेंट है। पेंट और केमिकल्स उनका भी वही है। टूरिज्म एंड फॉरेन ट्रेवल, जाहिर सी बात है मोदी जी ने जब बोल दिया है तो असर तो पड़ेगा। लग्जरी इंपोर्ट्स, जो महंगी चीजें आती थी, महंगी घड़ियां, महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, उन पर। और फ्यूल इंटेंसिव लॉजिस्टिक्स, ऐसी चीजें जिनके अंदर बहुत सारा पेट्रोल डीजल खर्च होता है, उन पर। ऐसी जो लॉजिस्टिक्स यानी कि जैसे ट्रक्स वगैरह चलते हैं, तो उन सब पे बेनिफिट किस किस को होगा। अभी नेगेटिव तो देख लिया आपने, अब पॉजिटिव देखते हैं। बेनिफिट होगा आपका रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट को, इसके अलावा ईवी इकोसिस्टम को, इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, डिफेंस एंड एनर्जी की जो सिक्योरिटी वाली जो है, जो भी बीईएल या इस टाइप की जो कंपनीज होती है, और आईटी और वर्क फ्रॉम होम कल्चर इनेबल करने वाली कंपनीज को, यानी आप देखेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी फायदा होगा, टेलीकॉम को भी फायदा हो सकता है। इनसाइट क्या है कि अगर ऑयल तेजी से बढ़ता है तो मार्केट में क्या होगा, कंजम्पशन तो होगा कम, यानी लोग जो खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की वो चीजें तो करेंगे कम, और अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके आ जाएंगे। अब इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को किस किस चीज पे नजर रखनी चाहिए। पहली, क्रूड ऑयल की प्राइस का ट्रेंड कैसा चल रहा है। INR यानी इंडिया की जो रुपी है उसका और यूएसडी का मूवमेंट कैसा है। क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है या उतनी की उतनी है, उस पर भी ध्यान रखना होगा। और आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो है ना वो किस तरह से चेंज कर रही है, उस पर खास तौर पर नजर रखना होगा, क्योंकि आरबीआई की रेट चेंज में बहुत कुछ छुपा होता है। और कॉर्पोरेट के मार्जिन जो है वो तो ऑब्वियसली स्क्वीज होंगे, जहां पर अगर 15% मार्जिन चल रहा था प्रॉफिट का, तो इन चीजों की वजह से हो सकता है 11% रह जाए, 9% रह जाए, वो भी ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि जैसे ही ऑयल बढ़ता है वैसे ही महंगाई बढ़ती है, जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ता है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है तो मार्केट में वैल्यूएशंस गिरनी शुरू हो जाती है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आना शुरू होता है। कहने का मतलब यह है कि इवन स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस स्ट्रगल व्हेन एनर्जी कॉस्ट स्टे एलिवेटेड फॉर लॉन्ग। अगर ये संघर्ष ज्यादा लंबा चलता है, ईरान और यूएस इजराइल वाला, तो वहां से एक प्रोलॉन्ग्ड स्लो डाउन आ सकता है। इसलिए अपने को ऐसी चीजों को नजर में रखना है। अब मान लीजिए कि आप एक वॉरेन बफेट की तरह सोचने वाले एक इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि हम सभी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूं और आप सब लोग भी करते हैं, तो हमें ऐसी कंपनीज में नजर रखना चाहिए। हो हल्ला शोर शराबा छोड़ के हमें यहां ध्यान देना चाहिए चुपचाप, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो। क्या क्या होता है उसमें, एसेट लायबिलिटी का मिसमैच ना हो, बोरोइंग्स यानी जो लोन है उसकी डिपेंडेंस कम हो, साथ में डेट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिनका लो डेट हो यानी कर्जा कम हो। अब जैसे वेदांता वगैरह तो डिविडेंड देने के लिए भी कर्जा लेते रहते हैं, तो भाई जैसे आराम ऐसे लोगों को रिस्की कंपनीज से दूर रहें। प्राइसिंग पावर बिजनेस, ऐसे बिजनेसेस जिनके पास प्राइस को कंट्रोल करने की ताकत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं IRCTC, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं उसके, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर उस फील्ड में, तो वो प्राइसिंग की पावर को कंट्रोल कर सकती है। जैसे मान लीजिए पिडिलाइट, क्यों, क्योंकि उसके पास में प्राइसिंग पावर ऐसी है, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं दूसरा, फेविकोल के अलावा कभी सुना है नाम दूसरा। तो जिनके पास प्राइसिंग पावर है उन थीम्स पे ध्यान दीजिए। साथ में एसेंशियल कंजम्पशंस यानी खाने पीने की चीजें, टूथपेस्ट, बिस्किट, आटा, दाल, चावल, इस टाइप की जो दूध, दही, इससे संबंधित जो चीजें बनती है उन कंपनीज पर भी ध्यान देना होगा। क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल्स है। और साथ में ऐसी कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है, जिनका ROC जिनका हाई है, और मैं कहूंगा ROC के साथ साथ ROIC को भी देखना जरूरी है। दोनों अगर हाई है तो वो आप नजर में रख सकते हैं। क्या क्या अवॉइड करना है, ऐसी कंपनी जिन पे बहुत सारा कर्जे का बोझ है, जिनका डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है, वहां थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए। साथ में ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई प्रॉफिट है ही नहीं है आज तक। अभी मेरे को कई लोग कहते थे कि एसेंशियल्स, जिसको जोमेटो कहते हैं, या आपका नायका फैशन, या ये इसी टाइप का पेटीएम फेटीएम टाइप की जो कंपनी, यार इन कंपनीज का ना आज तक प्रॉफिट की ट्रेजेक्ट्री कभी किसी को दिखी क्या, नहीं ना। तो धंधा चलता है प्रॉफिट से,
तो आप ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखिए, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक क्लीन प्रॉफिट नजर नहीं आए रेगुलरली, तब तक आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ में सिक्लिकल जो सेक्टर्स होते हैं उनको भी अवॉइड करिए, ऐसे जो सीजन के हिसाब से चलते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, ऐसी चीजों को भी थोड़ा सा सोच समझ करके थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पॉइंट ये है, ऐसी वॉलेटिलिटी वाली चीजें जिनमें रिस्क ज्यादा होती है, इस समय पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए ऐसे सेक्टर्स से। अब क्या ये छोटे समय के लिए प्रॉब्लम आ रही है या ये लंबे समय के लिए शिफ्ट होने वाला है, ये भी देखें। क्या ये जो अभी जो चेंज होगा क्या बरसों तक के लिए चेंज हो गया, देखते हैं। देखो क्या क्या चीजें आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में काम कर सकती है। पहला, ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्री जो एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करती है, चाहे वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड हो। साथ में जो कंपनीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है वो, साथ में इंपोर्ट की जगह पर आप कुछ यहां जो वोकल फॉर लोकल वाला कोई अगर वो फोकस है वहां पर, और साथ में ऐसी कंपनीज जो डिजिटल वर्क कल्चर को अपना रही है, ऐसी चीजों पे नजर होनी चाहिए। और खासतौर पर जो महंगी लग्जरी जो आइटम्स हैं, लग्जरी कंपनीज हैं, उन सबको भी आपको थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। फाइनल टेक अवे क्या है, मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन कल लग जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों अपनी आदतें सुधार लो। कैसे? पेट्रोल फ्यूल को बचाओ जहां तक हो सके, ट्रैवल को भी अवॉइड करो। वैसे भी 45 डिग्री की 50 डिग्री की गर्मी, हम तो खैर राजस्थान से, उतनी गर्मी के अंदर बाहर जाके करोगे क्या। साथ में ऑयल को रिड्यूस करो। इट्स अबाउट व्हाट इज इट, इट इज अबाउट इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस। आपको तैयार रहना है और अपने देश की मुद्रा को बचाना है, ठीक है, खासतौर पे वीक होने से बचाना है और फॉरेन एक्सचेंज को होल्ड करके रखना है, और हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करनी है ताकि हम एक्स्ट्रा टाइम अर्न कर सकें सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको जो बताया है, इन सब से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी आने वाले दिनों में किस तरह से हमें इन मोदी जी की स्पीच को लेना है और हमारे लिए टेक अवेज क्या है। तो वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने जो समय दिया। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे तुरंत मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप दोस्तों अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।